जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज मित्रों हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रामबाण सीरीज। इस रामबाण सीरीज के माध्यम से 500 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग यूपी पेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से 500 संभावित प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं आज की रामबाण सीरीज के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात हुई तो इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस के अवसर पर आपने इसको याद रखना है। यहीं पर अगर बात करें तो दिल्ली चलो का नारा, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ था मित्रों ये 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष भी रहते हैं आपके, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं। और इंडियन स्ट्रगल, इनकी एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, इसको आपने याद रखना है। और सुभाष चंद्र की प्रतिमा का अनावरण किया गया है इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, आपने इसको याद रखना है। यहीं पर अगर बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना तो CR दास, ठीक है, CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। 1923 में कब की गई, ठीक है, CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। सत्य शोधक समाज की अगर बात करते हैं तो सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी, इसको आपने रखना है। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी एक इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहीं पर बात करें पॉवर्टी अनाविटिस रूल, इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पॉवर्टी अनाविटिस रूल की अगर हम बात करें तो ये किसकी है मित्रों, दादा भाई नौरोजी। किसकी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी अनाविस्ट रूल की स्थापना की गई, आपने याद रखना है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया राष्ट्रीय आय की गणना का इन्होंने सिद्धांत दिया था, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय आय की गणना का इन्होंने सिद्धांत दिया था। और यहीं पर बात करें इनको ग्रैंड फादर भी कहा जाता है, ठीक है, यहां पर बात करें ग्रैंड फादर, इनको ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, धन निष्कासन का जो सिद्धांत था मित्रों भाई इनके द्वारा दिया गया था, आपने इसको बहुत अच्छे से रखना है। तो सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी डिटेल हम आपको बताते जाते हैं आप सब उसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार फिर से यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस के अवसर पर। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी, बहुत ही फेमस है। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे मित्रों, सुभाष चंद्र बोस, जो कि 1938 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर एक इंडिया गेट पर अगर बात करें तो सुभाष चंद्र की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया, आपने याद रखना है। बात करते हैं पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल की तो दादा भाई नौरोजी, ठीक थे, इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना के सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया और इनको ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामबाण बातों पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई तो गोपाल कृष्ण, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, आपने याद रखना है। गीता रहस्य की अगर बात करें तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गीता रहस्य। और केसरी प्लस मराठा हो जाएंगे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा। अभिनव भारत और मित्र मेला की बात करें तो VD सावरकर,
ठीक है। अभिनव भारत और मित्र मेला की बात करें तो वीडी सावरकर, और इन्होंने नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कॉमनवेल्थ की अगर बात करें, कॉमनवेल्थ, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है। यूपी पेट एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉमनवेल्थ की अगर बात करें मित्रों तो कॉमनवेल्थ, ठीक है, एनी वेसेंट कौन हो जाता है मित्रों? एनी वेसेंट, एनी वेसेंट। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग और इंडियन ओपिनियन, ये किसकी हो जाती है? ये दोनों हो जाती है मित्रों महात्मा गांधी की। किसकी हो जाती है? महात्मा गांधी जी की हो जाती है दोनों मित्रों। अगला ऑप्शन है सोम प्रकाश की अगर बात करें तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करें, सत्यार्थ प्रकाश, आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करें, सोम प्रकाश हो गया आपका। फिर यहां पर देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसका हो जाता है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक है, किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश हो जाता है, आपने इसको याद रखना है। संवाद कौमुदी की अगर बात करें, संवाद कौमुदी, तो इसको किसने लिखा है मित्रों? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, ठीक है। संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी लिखा है। लाइफ डिवाइन की अगर बात करें तो अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन ये किसने लिखा है? अरविंद घोष के द्वारा इसको लिखा गया है, आपने इसको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखा गया है जवाहर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है, और ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। नील दर्पण की बात करें तो दीन बंधु, ठीक है, नील दर्पण को किसने लिखा? दीन बंधु के द्वारा नील दर्पण को लिखा गया, आपने याद रखना है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर करा रहे हैं वो आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं मित्रों अगले ऑप्शन पर। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर बताना है कि कौन सा जो कथन है वह असत्य है, ठीक है, असत्य कथन बताना है। भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस बांग्लादेश के साथ लगती है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। यहां पर अगर सीमा की बात करें तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा की बात करें, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है। अगला ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और असम नेपाल से सीमा बनाते हैं। यहाँ पर आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और आपका यहाँ पर असम नहीं होगा, असम ये बिहार से सीमा नहीं बनाता है, तो यहाँ पर हमारा यही किया जाएगा असत्य। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, राइट आंसर है, ठीक है। अगर यहीं पर बात करें मित्रों क्रम के अनुसार हम देख लेते हैं, तो क्रम के अनुसार हमारा पहले आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी सीमा लगाता है? तो बांग्लादेश लगाता है 4096 किलोमीटर सीमा लगाता है, ठीक है, किसके साथ? भारत के साथ, या भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर आपका आता है चीन, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर आपका पाक आता है, और चौथे नंबर पर आपका आता है मित्रों नेपाल, ठीक है, चौथे नंबर पर आपका क्या आता है? नेपाल। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर बात करें रेड क्लिफ रेखा की, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है? तो रेड क्लिफ की रेखा जो मित्रों ये भारत और पाक के बीच, किसके बीच है? भारत और पाक के बीच रेड क्लिफ रेखा है। यहीं पर पाक जलसंधि की बात करें, पाक जलसंधि कर देखते हैं, तो पाक जलसंधि किसके बाद किसके साथ है? तो इंडिया और किसके साथ है मित्रों? इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के साथ पाक जलसंधि रेखा है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं, नोट पॉइंट डाल के आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट पॉइंट। यहां पर अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें, इन दोनों का विलय कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर, ठीक है, और 2019 को, ठीक है, 2019 को इनका निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019 को इनका क्या किया गया? निर्माण। अगर यहां पर करें दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली
और यहाँ पर बात करें फिर हो जाता है हमारा दमन द्वीप। दमन द्वीप की बात करें तो इनको 26 जनवरी सन 2020 को विलय हुआ था। इन दादर, नागर हवेली और दमन द्वीप का 26 जनवरी सन 2020 को इनका विलय हुआ था। यहीं पर बात करें निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो यहाँ पर मित्रों आपका बताना है कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जान लेते तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य की गठन की बात करें तो 2 जनवरी, ठीक है, 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्य की बात करें तो आपका कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। इसको आपने याद रखना है। यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो सन 2000 में यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। आपने इसको याद रखना है। ठीक है, यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? सन 2000 में यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। अब यहां पर बात करते हैं निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो यहां पर आपके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके कितने, ढेर सारे ऑप्शन है और आपको बताना है कि किसका जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मित्रों वह कहां पर नहीं है? जिनेवा में स्थित है। यहां पर हमको बताना है कि किसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं मित्रों किसकी, सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ की स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 198 देश हैं। कुल कितने देश हैं इसमें? 198 देश हैं। 6 अंग इसके, अंगों की बात करते हैं इसमें कितने? 6 अंग हैं। नवीनतम मेंबर कौन सा है? नवीनतम मेंबर की बात करें तो दक्षिणी सूडान, ठीक है, दक्षिणी सूडान क्या हो जाता है मित्रों? इन नवीनतम मेंबर हो जाता है। अगर इसके हेड की बात करें तो इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस इसके हेड है। आपने याद रखना है। और कहाँ का है मित्रों? पुर्तगाल का आपने इसको अच्छे से याद रखना है। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, आपने इसको याद रखना है। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पर हम बात करें मित्रों यूएनईपी की, ठीक है, यूएनईपी की बात करें तो इसकी स्थापना 5 जनवरी और सन 1972 को इसकी स्थापना हुई। आपने याद रखना है। मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? नैरोबी, ठीक है, इसका मुख्यालय नैरोबी में, जो कहाँ पर पड़ता है? केन्या में। आपने याद रखना है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। डब्ल्यूटीओ की अगर बात करें तो डब्ल्यूटीओ, ठीक है, इसकी स्थापना, ठीक है, 1 जनवरी और कब हुई थी? 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। आपने याद रखना है। मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका जिनेवा में है। आपने याद रखना है। नाटो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग स्टार बना के इसको नोट करेंगे। नाटो, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? ये इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और इसमें 30 मेंबर देश हैं, ठीक है। सदस्यों की बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसकी बात करें तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। आपने याद रखना है। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ, ठीक है, इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो आईएमएफ की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर हो जाता है? मुख्यालय इसका हो जाता है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएसआर की अगर बात करें, SAARC, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर हो जाता है? तो इसके मुख्यालय की अगर बात करें, इसका मुख्यालय हो जाता है काठमांडू में। कहाँ पर रहता है इसका मुख्यालय होता है काठमांडू। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। आपने याद रखना है। सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल इसके 8 सदस्य देश हैं। स्थापना की अगर बात करते हैं तो स्थापना आप सभी लोग छाप दीजिएगा 1985 कि कब इसकी स्थापना हुई थी? 1985। यूनेस्को की अगर हम बात करें, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? पेरिस में। आपने याद रखना है। ओपेक की अगर बात करें तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक का मुख्यालय वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? वियना, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। आपने याद रखना है। अगर बात करते हैं वर्ल्ड
वर्ल्ड बैंक के अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वह कहाँ पर मित्रों, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। जुड़वा बहन की अगर बात करें, जुड़वा बहन, ठीक है, जुड़वा बहन की अगर बात करें तो IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF प्लस वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता है, जुड़वा बैंक। अगर यहां पर सम्मेलन की बात करें, किस सम्मेलन के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई थी, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से इनकी स्थापना हुई थी, आपने याद रखना है, ठीक है। और कब हुई थी, 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, आपने याद रखना है। आसियान की अगर हम बात करें, आसियान, ठीक है, आसियान की बात करते हैं, एक बार आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। आसियान, इसमें सदस्य देशों की अगर बात करें, ठीक है, सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है, सदस्य देश इसमें 40, सदस्य देश इसमें कितने हैं, सदस्य देश है इसमें 10, ठीक है, सदस्य देश कितने हैं, 10। मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय आप इसका कहाँ पर हो जाता है, जकार्ता, ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ पर है मित्रों, जकार्ता में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यहाँ अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पर कहाँ पर, तो द हेग में, द हेग जो कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। एशियाई विकास बैंक अगर हम बात करें, एशियाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय इसकी मुख्यालय की अगर बात हुई तो कहाँ पर है, द हेग में। एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करें, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर, मनीला में। इसके मुख्यालय की बात करते हैं, मनीला, ये कहाँ पर पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है, फिलीपींस में पड़ता है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हो जाते हैं इसके वर्तमान समय में अशोक लवासा, ठीक है, अशोक लवासा इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है, आपने याद रखना है। WFF की अगर बात करें तो WFF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना 1961 में हुई थी। और मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है, मुख्यालय इसका हो जाता है ग्लेड में। कहाँ पर होता है, मुख्यालय ग्लेड, जो आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है, स्कॉटलैंड में पड़ता है, आपने याद रखना है। अंकटाड की अगर बात करें तो अंकटाड कहाँ पर पड़ता है, अंकटाड का मुख्यालय, अंकटाड के मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, आपने याद रखना है। 7 अप्रैल और 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय इसका, ठीक है। और यहीं पर हम बात करें WHO का मुख्यालय भी कहाँ पड़ता है, जिनेवा में। WHO का भी मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, जिनेवा में, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, निम्न में कौन सी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। तो बौद्ध संगीत की अगर बात करें तो कौन सी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बौद्ध संगीत से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आप सभी प्रश्न यहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है। बौद्ध संगीत का एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीत हुई थी वह कहाँ पर हुई थी, राजगृह में, ठीक है, राजगृह में सबसे पहली बौद्ध संगीत हुई थी। दूसरी कहाँ पर हुई थी, दूसरी वैशाली में, दूसरी कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, तीसरी कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। और हम चौथी की बात करते हैं तो कुंडलग्राम में, कहाँ पर हुई थी, कुंडल कश्मीर में, कुंडल कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और किसके, कनिष्क के समय, कनिष्क के समय हुई थी, आपने इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पर हम रामबाण बातों पर चर्चा करेंगे। लुम्बिनी क्या है, ठीक है, लुम्बिनी, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। धम्मचक्र प्रवर्तन की अगर बात करें तो सारनाथ में, ठीक है, धम्मचक्र प्रवर्तन बात करें तो सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले अधिक उपदेश दिए थे, ठीक है, कहाँ पर, सारनाथ में दिए, सारनाथ में। श्रावस्ती की अगर बात करें मित्रों, श्रावस्ती में अधिक उपदेश दिए। सबसे जो अधिक उपदेश दिए थे वह कहाँ पर दिए थे मित्रों, वह श्रावस्ती में दिए थे। महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति। और कहाँ मित्रों, कुशीनगर, कुशीनगर, आपने इसको अच्छे से रखना है। जातक कथाओं से अगर हम बात चर्चा करें तो बुद्ध की पुरानी कथाएं, जातक कथाओं से संबंध है इसका, पुरानी कथाएं, पुरानी कथाएं,
आपने इसको अच्छे से याद रखना है। बुद्ध चरित्र ग्रंथ की अगर हम बात करें, बुद्ध चरित्र ग्रंथ तो अश्वघोष ने लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोष ने। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र ग्रंथ को लिखा गया, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीन पिटक की अगर बात करें, यहाँ पर पाली, पाली क्या थी मित्रों? इनकी पाली भाषा थी। पाली भाषा, जो भी ये लिखा करते थे पाली भाषा में। तीन पिटक की अगर बात करें तो तीन पिटक क्या होता था? तो आपका सूत पिटक हो गया, सूत पिटक, फिर अभिधम्म पिटक हो गया, ठीक है, अभिधम्म पिटक, फिर उसके बाद होता था इनका विनय पिटक, ठीक है। तो आपके सूत पिटक, अभिपिटक और फिर विनय पिटक, तीन पिटक थे इनके। लाइट ऑफ एशिया तो महात्मा बुद्ध को, ठीक है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, आपने याद रखना है। पहले तीर्थकर की अगर हम बात करें तो पहले तीर्थकर कौन हो जाते हैं? तो ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव क्या हो जाता है मित्रों? पहले तीर्थकर, आपने याद रखना है। और अगर बात करें ऋषभ देव के बाद फिर आदिनाथ, आदिनाथ। और 23वें तीर्थकर की बात करें तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। फिर यहीं पर अगर हम बात कर लें मित्रों 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर, ठीक है, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। आपने इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से रखना है। और जिन्हें जिन भी कहा जाता था, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें जिन भी कहा जाता था, महावीर स्वामी को आपने ये रखना है। 24वें तीर्थकर थे। तो सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट हमने यहाँ तक कवर किए हैं वह सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। और आज की रामबाण सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है? तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। बहुत सारे ऑप्शन है, सभी ऑप्शनों पर हम चर्चा करेंगे और एक बेहतरीन क्लास का मित्रों हम आनंद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। काबुल लामजाओ कहाँ पर पड़ता है मित्रों? मणिपुर में पड़ता है। और एकमात्र तैरता, ठीक है, तैरता हुआ है, कैसा है? तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। और यहीं पर अगर बात करें झील की तो कौन सी हो जाती है? लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील हो जाती है, आपने याद रखना है। अगर यहाँ पर हिरण की बात करें तो हिरण कौन से पाए जाते हैं? ठीक है, हिरण की बात करें तो संघाई, संघाई यहाँ पर हिरण पाए जाते हैं। नामदफा की अगर बात करें तो ये नामदफा कहाँ पर पड़ता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटगई ये असम का सबसे नवीनतम है, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? असम। और सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम क्या होता है मित्रों? असम का राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर आपका रायमोना भी यहीं पर पड़ता है और काजीरंगा, रायमोना, रायमोना और काजीरंगा। काजीरंगा आपके 2021 के पेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और इसीलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है असम से, ठीक है। देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान असम का है। रायमोना और काजीरंगा ये भी आपके कहाँ के हो जाते हैं? असम के। कुनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें मित्रों, कुनो, कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का कुनो राष्ट्रीय उद्यान है। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में नामीबिया से जो चीते लाए हैं, ठीक है, नामीबिया से जो चीते लाए हैं वह इसी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा गया है। और कहाँ से लाए हैं? नामीबिया देश से। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो कहाँ पर होता है? माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान की ये आपका पड़ता है अंडमान में, ठीक है, अंडमान निकोबार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की क्लास होने वाली है। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में आपका दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो कहाँ पर पड़ता है? महात्मा गांधी प्लस साउथ बटन, कौन सा मित्रों? साउथ बटन। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान दोनों का कहां पर पड़ते हैं? अंडमान में। अंडमान निकोबार में आपके महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान प्लस आपका साउथ बटन, ठीक है, दोनों कहां पर पड़ते हैं? अंडमान निकोबार में। भीतरकनिका की अगर बात करें, भीतरकनिका आपका कहां का है? उड़ीसा का। भीतरकनिका आपका कहां पड़ता है? उड़ीसा में। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व अगर हम बात करें, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व की, तो ये कहां पर पड़ता है मित्रों? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के एग्जाम के लिए। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों, क्योंकि ये क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप वीडियो को भी शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। अगर बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की, कंचनजंगा कहां पर पड़ता है? आपका सिक्किम में, ठीक है। कहां पर पड़ता है मित्रों? आपका सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? सिक्किम में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है, आपने इसको याद रखना है। सत्यमंगलम की अगर बात करें तो कहां का होता है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का मित्रों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अगर हम देखें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल, ठीक है, नागरहोल, और कहां पर है मित्रों? कर्नाटक। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में पड़ता है। साइंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, साइंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये कहां का है मित्रों? केरल का। केरल का साइंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपने याद रखना है। एरीबीकुलम, एरीबाकुलम, यहां पर ये भी आपका कहाँ का मित्रों? केरल का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की पार्क की अगर बात करें तो कहाँ पर पड़ता है मित्रों? ये उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है? बिहार में, बिहार में। औरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है मित्रों? असम में, ठीक है, असम में आपका औरंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। रेजर अवार्ड, और इसको क्या दिया जा चुका है? इसको रेजर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है, आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि रेजर अवार्ड से किस राष्ट्रीय उद्यान को सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है मित्रों? ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड में। और इसका जो पुराना नाम क्या था मित्रों? पुराना नाम था इसका जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट इसका पुराना नाम था, आपने याद रखना है। वेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। वेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है आप बताइएगा। वेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है झारखंड में। वेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? झारखंड में। नालवा राष्ट्रीय उद्यान, नालवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है, नालवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में। गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी कौन सी जाती है मित्रों? गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाती है। अहमदाबाद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहां पर पड़ता है? अहमदाबाद, तो तेलंगाना में, तेलंगाना में आपका अहमदाबाद राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, आपने याद रखना है। निम्न में कौन सी ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से है? यहाँ पर ट्रॉफी की बात हुई है, तो कौन सी ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, जल्दी से छाप दीजिएगा कि कौन सी ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से है। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, आप वीडियो को शेयर कर देंगे मित्रों जल्दी से, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर बात हुई कौन सी ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से है, यहीं पर बात करें तो संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे मित्रों? फुटबॉल से। और कौन से नंबर की दी गई है इस बार? तो 75वें नंबर की दी गई है। जीतने वाले की अगर बात करें तो केरल जीता है, ठीक है, विजेता इसमें कौन रहा है मित्रों? केरल, और इसने 75वें नंबर की जीती है। संबंध किससे है? फुटबॉल से। थॉमस कप की अगर बात करें, थॉमस कप, ठीक है, इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। इसका संबंध किससे मित्रों? बैडमिंटन से। जीता किसने? जीता है इंडिया ने। किसने? इंडिया ने बैडमिंटन जीता है। और किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर इंडिया ने बैडमिंटन जीता है। रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे मित्रों? क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। और जीतने वाला कौन सा जाता है मित्रों? मध्य प्रदेश, ठीक है, जीतने वाला कौन सा प्रदेश हो जाता है मित्रों? मध्य प्रदेश हो जाता है।
विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो इसका संबंध किससे है, तो इसका भी संबंध किससे, क्रिकेट से विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है। ठीक है, जीतने वाला हिमाचल प्रदेश, जीतने वाला कौन सा हो जाता है मित्रों, हिमाचल प्रदेश, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डूरंड कप की अगर हम बात करें, डूरंड कप का संबंध किससे, डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से, और 131वें नंबर का इस बार खेला गया है, आपने याद रखना है। ठीक है, 131 नंबर का। उबेर कप की बात करें तो साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया जीता है, और किसको हराकर जीता है, तो चीन को हराकर साउथ कोरिया जीत गया है। किसको, चीन को हराकर। राइडर कप की अगर बात करें, किसकी, राइडर कप की, तो गोल्फ में, किसमें, तो ये गोल्फ में दिया जाता है, गोल्फ में, इसको आपने याद रखना है। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक आर के नारायण हैं, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं और आपको बताना है कि किस पुस्तक के लेखक आर के नारायण हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मित्रों यहाँ पर फेयरलेंस गवर्नेंस। ठीक है, फेयरलेंस गवर्नेंस की अगर हम बात करें, फेयरलेंस गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है मित्रों, तो ये किरण बेदी की है। किसकी, किरण बेदी। फेयरलेंस गवर्नेंस ये किसकी मित्रों, किरण बेदी की। आनंद मठ की बात करें तो वकीम चंद्र, ठीक है, वकीम चंद्र चटर्जी की है, और वकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। अगला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस की बात करें मित्रों, तो मुद्रा राक्षस अगर आपसे पूछ ले मुद्रा राक्षस तो किसकी हो जाती है, ये विशाखा दत्त। किसकी हो जाती है मित्रों, मुद्रा राक्षस हो जाती है आपकी विशाखा दत्त की। राज तरंगणी की बात करें तो कल्हण, ठीक है, राज तरंगणी आपकी हो जाती है कल्हण की, आपने याद रखना है। ठीक है, और लाइफ डिवाइन की बात करें तो लाइफ डिवाइन किसकी हो जाती है, ये अरविंद घोष की। अरविंद घोष की क्या हो जाती है मित्रों, लाइफ डिवाइन, आपने याद रखना है। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत को किसने लिखा है मित्रों, पद्मावत को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद और जायसी ने इसको लिखा है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसको लिखा गया है। कादम्बरी की हम बात करें, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कादम्बरी तो इसको किसने लिखा है, वाण भट्ट। ठीक है, वाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी को लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेंड की बात करें तो इसको किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको लिखा गया है, और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया। गीतांजलि की अगर हम बात करें मित्रों, तो गीतांजलि को किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, गीतांजलि को किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा है, आपने याद रखना है। सी यू की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसको कई बार पूछा गया है। तो सी यू की पुस्तक को किसने लिखा है, सी यू की पुस्तक को लिखा है ह्वेन सांग ने। किसने लिखा है, ह्वेन सांग ने। ठीक है, ह्वेन सांग ने आपकी सी यू की पुस्तक लिखी है, आपने याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, मालगुडी डेज किसने लिखी, आर के नारायण। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आर के नारायण है, आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण ने लिखा है, आर के नारायण ने आपका मालगुडी डेज लिखा है। अगला ऑप्शन है इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें तो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन 1925 कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, सभी लोग बताएंगे कि कौन इनमें से 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भूमेश चंद्र बनर्जी पहला अधिवेशन हुआ था, ये उसके अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, पहला अधिवेशन, और ये उसके अध्यक्ष थे। यहीं पर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले तो 1905 में, कब मित्रों, 1905 में बनारस अधिवेशन में, किसमें, बनारस अधिवेशन में ये मित्रों अध्यक्ष रहे थे। यहीं पर बात करें रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस की बात करते हैं 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में, कब मित्रों, सूरत अधिवेशन में मित्रों रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार की अगर बात करें, अंबिका चरण मजूमदार तो 1916 में, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में,
लखनऊ अधिवेशन में मित्रों ये अध्यक्ष थे, आपने ये रखना है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों का विलय हुआ था। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें, सरोजिनी नायडू 1925 में, और ये किसके, कानपुर के अधिवेशन में, कानपुर के अधिवेशन में। और यहाँ पर मित्रों पहली महिला सरोजिनी नायडू बनी थी और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। पहली महिला 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो ये कब अध्यक्ष बने थे, 1924 में वेलग्राम अधिवेशन, कब मित्रों, वेलग्राम अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे, आपने ये देखना है, महात्मा गांधी 1924। सरदार पटेल की अगर बात करें, सरदार पटेल 1931, ठीक है, 1931 कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में सरदार पटेल अध्यक्ष बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन होता है और उसी दिन पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से किसका संबंध संतूर वाद्य यंत्र या शहनाई से है। आप सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप सभी को बताना है। तो किसका संबंध किससे है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो इनका संबंध किससे है, शहनाई से, इनका संबंध आपका शहनाई से हो जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन की बात करें, आपसे पूछ ले कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाता है, तो ये थे तबला से, तबला वादक थे, ठीक, उस्ताद जाकिर हुसैन। फिर पंडित रविशंकर की अगर बात करें, पंडित रविशंकर की बात करें तो इनका संबंध था सितार से, किससे मित्रों, सितार से इनका संबंध था। और यहीं पर बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन पोसारी, ठीक है, और इन दोनों लोगों का जो संबंध था वह किससे था, संतूर से, संतूर से आपने याद रखना है। एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, सभी प्रश्न हम कवर करेंगे, दिवस से संबंधित सभी प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन संरक्षण दिवस की बात करें तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस, ठीक है, प्रवासी दिवस यानी गांधी इज बैक, प्रवासी दिवस, गांधी जी भारत वापस आए थे 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी को। 12 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को हम लोग बनाते हैं युवा दिवस, आपने याद रखना है। यहीं पर बात करें 16 जनवरी को, 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टर दिवस, स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस। और कब मनाते हैं, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर। 24 जनवरी को बात करते हैं, 24 जनवरी को बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं मित्रों, कब मनाते हैं, ये 24 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी की अगर हम बात करें तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आर्द्रभूमि, 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं आर्द्रभूमि दिवस। 15 मार्च को मनाते हैं, 15 मार्च को क्या मनाते हैं, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल की बात करें स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं, धरोहर दिवस, धरोहर दिवस मनाते हैं मित्रों 18 अप्रैल को, आपने याद रखना है। यहीं पर हम बात करें मित्रों 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, श्रमिक दिवस, ठीक है। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं मित्रों, श्रमिक दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और 1 मई को क्या मनाते हैं, 1 मई को हम क्या मनाते हैं, आप सभी लोग बताएंगे मित्रों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 1 मई को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कब मनाते हैं। 8 मई की बात करें तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं मित्रों, 8 मई को। 11 मई को बात करें मित्रों, 11 मई आपसे पूछ ले तो 11 मई को क्या मनाते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा 11 मई को क्या मनाते हैं, ठीक है। 11 मई को
राइट आंसर सभी लोग देंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 मई को क्या मनाते हैं? 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। और 31 मई की अगर हम बात करें तो 31 मई को टोबो दिवस, ठीक है, टोबो कोको दिवस आपने याद रखना है। और 5 जून की बात करें तो 5 जून को पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। 21 जून की हम बात करें तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को ये 8वां मनाया जाएगा। इस बार क्या मनाया गया? तो 8वां मनाया गया और शुरुआत हुई थी इसकी 2015 से, ठीक है, 2000 मानवता के लिए मानवता दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 7 जुलाई की बात करें तो 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आप सभी लोग बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे मित्रों तक। 7 जुलाई की अगर हम बात करें तो 7 जुलाई को क्या मनाते हैं? 2 अगस्त को क्या मनाते हैं मित्रों? 2 अगस्त को, तो 2 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 12 अगस्त को मनाते हैं मित्रों, 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। 8 सितंबर की अगर हम बात करें मित्रों, 8 सितंबर को, तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 16 अक्टूबर को, 16 सितंबर होगा यहाँ पर, ठीक है। 16 सितंबर की बात करें, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओजोन दिवस मनाते हैं कब मित्रों? 16 सितंबर को। 31 अक्टूबर की बात करें मित्रों, 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस, एकता दिवस, ठीक है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस। 1 दिसंबर की हम बात करते हैं मित्रों, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। 5 दिसंबर की हम बात करें मित्रों, 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को, आपने याद रखना है, ठीक है। ओलंपिक डे की अगर बात करें, ओलंपिक डे, ओलंपिक डे आपका कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को, 23 जनवरी को आपका ओलंपिक डे भी मनाया जाता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को आपको विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब मित्रों? 16 अक्टूबर को, आपने ये देखना है क्योंकि आपका 15-16 में एग्जाम है। 10 दिसंबर की बात करें, आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 10 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं मित्रों, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? ठीक है, 10 दिसंबर, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग बताएंगे 10 दिसंबर और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। यहीं पर 25 दिसंबर की बात करें तो सुशासन दिवस, सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं मित्रों? 25 दिसंबर को, आपने याद रखना है। 5 दिसंबर को, यहाँ 5 दिसंबर को है मृदा दिवस, ठीक है, मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आपका मृदा दिवस मनाया जाता है, इस तरह से आपको अच्छे से याद रखना है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस, ठीक है। और 10 दिसंबर की बात हुई थी यहाँ पर, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को आपका मनाया जाता है मानवता अधिकार दिवस, मानवता अधिकार दिवस। अधिकार दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। अब यहाँ पर इकोनॉमिक के कुछ पॉइंट हैं वो कवर करेंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना देख लेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो 1 अप्रैल, कब हुई थी मित्रों? 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? यंग हिल्टन आयोग पर, ठीक है। यंग हिल्टन
यंग हिल्टन के आयोग पर इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले बात करें यहाँ पर इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर वर्तमान समय में, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर मित्रों? मुंबई में इसका मुख्यालय है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे मित्रों? तो फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ मित्रों उनका नाम था, ठीक है, ओसबर्न स्मिथ। और यहीं पर अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जो इंडिया के थे, ठीक है, इंडिया के, उनका क्या नाम था? वो थे मित्रों सीडी देशमुख, ठीक है, सीएस देशमुख, सीडी देशमुख, उनका नाम था सीडी देशमुख, आपने याद रखना है, ठीक है। और ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे जो कहाँ के थे मित्रों? इंडिया के थे। यहीं पर बात करें मित्रों वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास मित्रों क्या हो जाएंगे? ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आपने इसको अच्छे से रखना है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था मित्रों 1969 में, ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब बात करते हैं मित्रों एसबीआई की, ठीक है, एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई, इसकी स्थापना हुई थी इंपीरियल बैंक के माध्यम से। सबसे पहला जो इसका नाम था मित्रों इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक इसका नाम था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, यह आपने याद रखना है। और 1955 में इसका एसबीआई नाम रखा गया, ठीक है। मुख्यालय इसकी कहाँ पर है? मुख्यालय इसका मुंबई में। मुख्यालय कहाँ पर रहता है मित्रों? मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। और इसके वर्तमान में जो हेड है उनका क्या नाम है? दिनेश खारा, दिनेश खारा वर्तमान में क्या है मित्रों? हेड है। नाबार्ड की अगर हम बात करें मित्रों, नाबार्ड की स्थापना 12 जनवरी 1942, ठीक है, 12 जनवरी और 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, आपने याद रखना है। शिव शरण समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान में जो हेड है, ठीक है, हेड इसके कौन है? हेड हो जाता है इसके गोविंद चतालू, गोविंद चतालू इसके क्या मित्रों? हेड है। सिडबी की अगर हम बात करते हैं मित्रों, सिडबी की स्थापना, इसके मुख्यालय की बात करते हैं। इसका मुख्यालय है मित्रों कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में इसका मुख्यालय है सिडबी का। और आपके यूपी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है, आपने याद रखना है। यही बात करें विलय, बैंकों का विलय, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? तो वीओबी बैंक में, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ। यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक की बात करें तो पीएनबी में इसका विलय हुआ। किसमें मित्रों? पीएनबी में इसका विलय हुआ। यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का जो विलय हुआ किसमें? पीएनबी में। नरसिंह समिति की अगर बात करें तो नरसिंह समिति ये क्या है? आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। नरसिम्हन की समिति थी, ये बैंकिंग सुधार के लिए आई थी। किसके लिए मित्रों? बैंकिंग सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए इसको लाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो 2 अक्टूबर और 1900, ठीक है, 1959 को ये समिति आई थी। और कैसी थी मित्रों? त्रिस्तरीय समिति, त्रिस्तरीय, आपने त्रिस्तरीय समिति, इसको आपने याद रखना है। और पंचायती राज व्यवस्था इसी समिति के अंतर्गत लागू की गई थी। सरदार स्वर्ण संघ समिति की अगर बात करें, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया। किसमें? मौलिक कर्तव्यों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया। और कब? 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। लौह इस्पात संयंत्र की बात करें तो भिलाई, सबसे पहले जान लेते हैं भिलाई इस्पात, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। कहां पर है मित्रों? ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में हो जाता है, अपने याद रखना है। और रूस की सहायता से, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। राउरकेला की बात करें तो इसको जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। और कहां पर है मित्रों? उड़ीसा में। वर्तमान समय में कहां पर है? उड़ीसा में है, आपने इसको याद रखना है। बोकारो की अगर बात करें तो मित्रों बोकारो कहां पर पड़ता है? आपका झारखंड में।
बोकारो आपका कहाँ पर है? बोकारो आपका झारखंड में, और इसको भी रूस की सहायता से भारत में स्थापित किया गया था। योजना आयोग और नीति आयोग को जान लेते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी मित्रों? मार्च और 1950, ठीक है, मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है, खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। आपने याद रखना, प्रधानमंत्री इसके खुद अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो हेड अध्यक्ष थे मित्रों वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि वे पहले प्रधानमंत्री थे, आपने याद रखना है। उपाध्यक्ष कौन थे पहले? तो उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा मित्रों पहले उपाध्यक्ष थे, आपने याद रखना है। अब क्या हो गया मित्रों? योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 की। इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाते हैं? सुमन, ठीक है, सुमन के बैरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीओ की बात करें, इसके सीओ हो जाते हैं परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर क्या होते हैं मित्रों? इसके सीईओ हो जाते हैं। 5 ईयर प्लान के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके यूपी SSC PET एग्जाम के लिए। 5 ईयर प्लान, सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत कब हुई? 1951 से। ये 5 ईयर प्लान 1956, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको चालू किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको किया गया था मित्रों, चालू किया गया था 1951 में, ठीक है। और किस मॉडल पर आधारित थी? इसके मॉडल की अगर बात करें तो हैरोल्ड डोमर, ठीक है, ये मॉडल पर आधारित थी, अपने इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय की योजना बात करते हैं तो महालनोबिस मॉडल पर यह दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जिसका समय काल था 1956 से और 61 तक, ठीक है, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका भिलाई इस्पात, ठीक है, भिलाई की स्थापना की गई, दुर्गपुर की स्थापना की गई, और फिर राउरकेला की स्थापना की गई। और आपकी किसकी स्थापना की गई थी मित्रों? सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1961 से लगाकर और कब तक? 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। और इसके जो मॉडल था इसका, ठीक है, इसका जो मॉडल था जॉन सेडी के मॉडल पर इस योजना को आधारित किया गया था। इस योजना में कृषि और गेहूं पर अधिक जोर दिया गया था। कृषि और गेहूं के उत्पादन पर इस योजना में अधिक जोर दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से चालू हुई थी और 1974 तक आपकी ये योजना चली थी, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री की अगर बात करें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी उस समय, ठीक है। और इंदिरा गांधी के शासन में 1969 का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपने याद रखना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से स्टार्ट होकर और 1978 तक योजना चली थी, आपने याद रखना है, ठीक है। 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार आई और इन्होंने इसको रद्द कर दिया, इसको खारिज कर दिया और इसे डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। इसको किसके द्वारा? इसको डीपी धर के द्वारा इसको तैयार किया गया था। रोलिंग प्लान की अगर हम बात करें तो रोलिंग प्लान क्या होते हैं? रोलिंग प्लान 1978 से, ठीक है, 1978 से और 1980 तक मित्रों क्या चले थे? आपके रोलिंग प्लान चले थे और इसमें 3 प्रकार की योजना थी। कैसी? 3 प्रकार की इसमें योजनाएं थी, अपने याद रखना है। अब बात करते हैं मित्रों महारत्न कंपनियों की। तो महारत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी है? 12 महारत्न कंपनियां हैं। जीएसटी के बारे में जान लेते हैं मित्रों। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई थी। और अगर इसके दिवस की बात करें तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को इसका दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को इसका क्या मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है। और संविधान का संविधान का 101वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, तो वह कब जीएसटी पर आधारित है? 101वां संशोधन जो संविधान का है वह जीएसटी पर आधारित है, अपने याद रखना है।
अब बात करें तो क्रांति, जो क्रांति से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जुड़े हुए सभी प्रश्न इसकी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हरित क्रांति की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? हरित क्रांति स्वामीनाथन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगर विश्व में बात करें तो विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में किसके द्वारा? वारलॉग। ठीक है, विश्व में बात करते हैं तो वारलॉग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, अपने देखना है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये आपकी मिल्क से संबंधित है। किससे? मिल्क से संबंधित। और वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन ने यह दिया था। पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। नीली क्रांति की बात करें मित्रों, नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो जाती है? नीली क्रांति आपकी मत्स्य से। किससे मित्रों? मत्स्य से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, अपने याद रखना है। यहीं पर बात करें मित्रों अमृत क्रांति की, तो अमृत क्रांति की नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। कौन सी मित्रों? अमृत क्रांति। सुनहरी क्रांति की बात करें मित्रों, सुनहरी क्रांति बागवानी। ठीक है, बागवानी से संबंधित सुनहरी क्रांति। और काली क्रांति जो मित्रों, ये किससे संबंधित है? पेट्रोल, डीजल, यानी जितनी खनिज पदार्थ हैं उनसे संबंधित है। गो क्रांति की बात करें तो गो क्रांति उर्वरक से, उर्वरक से संबंधित। गो क्रांति किससे? उर्वरक से संबंधित है। इंद्रधनुष की बात करें तो सदाबहार, सदाबहार या फिर कह सकते हैं मित्रों मिक्सअप। ठीक है, सदाबहार या फिर मिक्सअप से संबंधित है, अपने याद रखना है। यहीं पर बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध किससे? मधुमक्खी पालन से। ठीक है, जो आपका एपीकल्चर है, एपीकल्चर का संबंध किससे? मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से आपका एपीकल्चर। वीटोकल्चर की बात करें तो अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट। ठीक है, रेशम कीट सेरीकल्चर में। पिसीकल्चर की बात करें तो पिसीकल्चर में आपके मत्स्य आ जाते हैं। ठीक है, मत्स्य आ जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में बागवानी आ जाती है। क्या मित्रों? बागवानी। फिर आपका वर्मी कल्चर में क्या होता है? केंचुआ उत्पादन, केंचुआ का अध्ययन। ठीक है, वर्मी कल्चर में क्या होता है? केंचुआ का अध्ययन किया जाता है। भारतीय संगठन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेगा। ठीक है, इसरो की सबसे पहले बात करते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। जब क्या हुआ था मित्रों, जब अमेरिका था चांद पर पहुंचा था, उस समय इसरो की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की बात करते हैं, इसके मुख्यालय की सबसे पहले बात करते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर मुख्यालय? बेंगलुरु में। ठीक है, इसका मुख्यालय है, अपने रखना है। और इसके जो हेड हैं, हेड कौन है वर्तमान समय में? सोमनाथ। सोमनाथ क्या है मित्रों? इसके वर्तमान में हेड है। यहीं पर डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है, आपने ये रखना है। और समीरकांत मित्रों कौन है? समीरकांत इसके हो जाते हैं मित्रों क्या? वर्तमान में हेड हो जाते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, और लॉन्चिंग सेंटर की अगर बात करें, इसके लॉन्चिंग सेंटर की, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है मित्रों, वहां से इसका लॉन्चिंग सेंटर है डीआरडीओ का। वन अनुसंधान की अगर बात करें मित्रों, वन अनुसंधान, आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। वन अनुसंधान की बात करें तो कहां पर रहता है मित्रों? आपका देहरादून में। ठीक है, देहरादून में आपका क्या मित्रों? वन अनुसंधान। यहीं पर बात करें स्ट्रगल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्ट्रगल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है आपका मित्रों? लखनऊ। नवाबों की नगरी लखनऊ में आपका स्टेट ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चावल अनुसंधान की बात करें तो चावल अनुसंधान आपका कहाँ पर पड़ता है? कटक में। कटक में। विश्व में पूछे तो कहाँ पर पड़ता है? तो मनीला। ठीक है, विश्व में पूछे मनीला, भारत में पूछे तो कहाँ पर? कटक में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है मित्रों? राजमुंदरी। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंदरी में पड़ता है। ठीक है, राजमुंदरी आपका कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो शिमला,
आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है मित्रों? शिमला में। शुगर रिसर्च सेंटर की बात करें तो कहाँ पर है? कानपुर। शुगर रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पर पड़ता है मित्रों? कानपुर में पड़ता है, अपने याद रखना है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेयरी रिसर्च सेंटर की बात करें तो डेयरी रिसर्च सेंटर कासला, ठीक है, करनाल, सॉरी, डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है आपका? करनाल में। और ये कहाँ पड़ता है मित्रों? ये आपका हरियाणा में पड़ता है। फिर आपकी बात करें 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। और किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया गया था। और इसको अपना कब लिया गया था? 22 जनवरी और 1947 को, ठीक है, 1947 को प्रस्तावना को अपना लिया गया था। 22 जुलाई 1950 की बात करते हैं। 22 जुलाई 1950 की तिरंगा को अपनाया गया, ठीक है। तिरंगा को कब अपनाया गया था मित्रों? तिरंगा को आपको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 1947 यहाँ पर होगा, 1947, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 इसमें क्या हुआ था मित्रों? इसमें प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का इसमें गठन हुआ था। और इसके सदस्य कितने थे? कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। और इसके हेड कौन थे? आपके BR अम्बेडकर इसके हेड थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा मित्रों क्या थे मित्रों? ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष थे, अपने याद रखना है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके यूपी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर मित्रों विटामिन से इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मित्रों खोज किसके द्वारा खोज की गई थी मित्रों? फंक के द्वारा, ठीक है। फंक मतलब कैसमीर फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। विटामिन ए की बात करते हैं, ठीक है मित्रों, विटामिन ए का जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम रेटिनाल, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है मित्रों? रेटिनाल। इससे रोग कौन सा होता है? तो इससे जो रोग होता है वह होता है रतौंधी, ठीक है, इससे होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी। और ये कहाँ पर? यकृत में संचित रहता है आपका विटामिन ए। विटामिन बी की मित्रों बात करें तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है थायमीन, ठीक है, थायमीन क्या होता है मित्रों? विटामिन बी का ये रासायनिक नाम होता है, अपने याद रखना है, ठीक है। विटामिन B2 की अगर बात करें, B2 का जो रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोलेविन। मित्रों क्या होता है मित्रों? विटामिन B1 का नाम होता है, B2 का नाम होता है, अपने इसको अच्छे से याद रखना है। विटामिन सी की अगर बात करें, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और क्यों होता है मित्रों? इससे रोग क्या होता है? मसूड़ों में खून आना। जो रोग होता है वह रोग क्या होता है? मसूड़ों में, ठीक है, खून आना, ऐसा इसमें रोग हो जाता है। विटामिन अगर डी की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, अपने इसको अच्छे से याद रखना है। और कहाँ से विटामिन डी प्राप्त होता है? विटामिन डी जो प्राप्त होता है वह धूप से, और कौन? त्वचा ग्रहण करती है, ठीक है, त्वचा ग्रहण करती है, अपने याद रखना है। इससे अगर रोग की बात करें तो इससे रोग कौन सा हो जाता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है, जिससे सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इसको सूखा रोग कहते हैं। विटामिन ई की बात करें तो टेकोफेरॉल, ठीक है, टेकोफेरॉल इसका क्या होता है मित्रों? इसका रासायनिक नाम होता है मित्रों टेकोफेरॉल, आपने याद रखना है। रोग कौन सा हो जाता है? इससे रोग हो जाता है नपुंसकता, इसकी कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। विटामिन के की अगर बात करें मित्रों, विटामिन के क्या होता है मित्रों? विटामिन के की अगर के की बात करें तो फाइलोक्विनान, ठीक है, फाइवोक्लिनान इसको क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। और इससे मित्रों क्या होता है? ये क्या काम करता है? रुधिर में थक्का जमाने का काम करता है। रुधिर में, ठीक, क्या काम करता है? थक्का जमाने का काम करता है,
ठीक है। विटामिन के का जो काम होता है रुधिर में थक्का जमाने का। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील आपके के, ई, डी और आपका ए, ठीक है। के, ई, डी जल में घुलनशील। बसा में घुलनशील कौन कौन से जाते हैं? बी और सी, बसा में घुलनशील। सबसे जो खट्टा विटामिन होता है वह कौन सा होता है? विटामिन सी। जिस पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा होगी वह कैसा होगा? अधिक ही खट्टा होगा, ठीक है। और सबसे अधिक विटामिन किस में पाया जाता है? तो आंवले में। विटामिन जो सी होता है आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। आंवले में आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मित्रों यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर हमारे बच्चे भारतीय राज्यों के लोक नृत्य जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। सबसे पहले जान लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, ओटम, ठीक है, ओतम, थेडल, वेदी और नाटकम मित्रों ये कहाँ के हो जाते हैं? आपके आंध्र प्रदेश से। असम की बात करते हैं बिहू, विचुआ, नट पूजा, महारस, कली गोपाल, बागुरम्बा और नाग नृत्य, खेल गोपाल, तबाल, चेनगली, कानोई, झमूरा और होब जानाही, ठीक है। होब जानाही मित्रों कहाँ गए? ये सभी नृत्य हैं आपके असम के। बिहार के नृत्य देख लेते हैं, जाट, जाटिन, बाको, वखैन, पनवारिया, समा, चकवा और विदिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात का गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून और भाभई मित्रों एक गुजरात के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की बात करें तो झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर और गुंगा खेर, जागोर, इस सभी नृत्य कहाँ के मित्रों? हरियाणा के हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो छोरा, छाली, छरही, धामन, छपेली, माहूस और नट्टी डांगी मित्रों सभी हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, रऊफ, हीकत, मंदजात, कुंद, डांडी नाच और दमाली। डांडी नाच और दमाली मित्रों, और डांडी नाच और दमाली आपके जम्मू कश्मीर के फेमस है। एग्जाम में भी आपका राउफ ये भी एग्जाम में बन सकता है। कर्नाटक के जो नृत्य है यक्षगान, हुट्टारी, सुंगी, कुनीथा, करगा और लंबी, ये मित्रों आपके कर्नाटक की जो यक्षगान नृत्य है बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। केरल की बात करते हैं, केरल का कथकली, और कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ओटम, थुल्लाल, मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये सभी मोहिनीअट्टम और कथकली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग स्टार बना के इनको नोट करिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी, नागटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशा अवतार या बहोदा, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसी ये शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का। सावरी, घूमरा, पैरास, मुनारी या फिर छऊ, ये कहाँ के मित्रों? ये सभी आपके छऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ का मित्रों? उड़ीसा का। छऊ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना के नोट करिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपका काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मारिसा, महल और कीर्तन, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें पश्चिम बंगाल का काठी और ढाली, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, दंफ, दमन, भांड और कनूला, ये कहाँ के मित्रों? भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गिद्धा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पंजाब के बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है। राजस्थान की बात करें, घूमर, चाकरी, रणगोर, झूलन लीला, झूमा सुनी और घपाल, कालबेलिया। कालबेलिया बहुत ही फेमस है, कालबेलिया और घूमर जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का जो नृत्य है भारतनाट्यम, कुंभी, कोलट्टम और कबाड़ी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी स्टार बना के इनको नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के ऊपर रास नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा और छपेली। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं मित्रों कजरी, ठीक है, छपेली और जैता, ये सभी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, आप सभी लोग स्टार बना के इनको नोट करिएगा। उत्तराखंड की बात करें, गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, रासलीला और छपेली। कुमाऊनी जो आपका उत्तराखंड का नृत्य है बहुत ही फेमस है, सभी लोगों के लिए, सभी लोग इसको स्टार बना के नोट करेंगे। गोवा की बात करेंगे, तरंग मेल, कोली, देखनी, फुगदी और सिगमो, घोड़े, मोडनी, समायनी नृत्य, जगर, रणमाले, गोफ और टुन्या मेल, ये सभी नृत्य कैसे मित्रों गोवा के इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको स्टार बना के नोट करेंगे। वीडियो को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जावरा, मटकी, अंडा, खांडा नाच, फूलपति, गिद्धा नृत्य और शोले कार की, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट करिएगा।
छत्तीसगढ़ की बात करें, गोरी मैया, पैंथी, राउत नाच, पांडवाड़ी, ठीक है, और मेंढावती, कापिल, भारतीर चरित्र और चंदानी, ये कहाँ के मित्रों? छत्तीसगढ़ के हैं। झारखंड की बात करें, अल्पकप, कर्मा मुंडा, मर्दाना, झूमर, पैका, फागुआ और हाट नृत्य, ठीक है। आपका जो फेमस आपका हो जाएगा बराहो, झटका नृत्य। तो सभी जो इंपॉर्टेंट नृत्य है आपका घोड़ा नाच, ये पॉइंट है नोट करने वाले, तो इनको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बुया, छालो, बांचो, पासी और पीमोर, ठीक है, इनको नोट करिएगा। मणिपुर की बात करें तो ढोल चोमल, ढोल चोलम आपका हो जाता है मणिपुर का, ठीक है। रासलीला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुंग चोलम, ठीक है, इसको भी नोट करिएगा। लोहो और साह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा सभी को। अब बात करते हैं मित्रों मेघालय का, ठीक है, साध सुख, साध सुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। लाहो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेघालय का, इसको नोट करिएगा। और मिजोरम की बात करते हैं, छेरम नृत्य, खुल्लम छेलम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिए। मंगलम, सोलंकिया, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करिएगा जल्दी से। नागालैंड की बात करें तो रंगमा मित्रों बहुत ही फेमस नागालैंड का नृत्य है। जेलिंग और आपका हो जाता है तिमांग नेतनी, ठीक है, ये नागालैंड के फेमस नृत्य है, इनको नोट करिएगा। त्रिपुरा का होजागिरी, होजागिरी त्रिपुरा का है, इसको नोट करिएगा। सिक्किम की बात करें, यांगछाम, सिक्किम का है यांगछाम, और डेनजोंग, नेहाना, तासी याकुंग नृत्य, खुखरी नाच, चुटके नाच और मारूनी नाच मित्रों, ये कहाँ के? सिक्किम के सभी फेमस नृत्य हैं। लक्षद्वीप की अगर बात करें, लक्षद्वीप का लाबा, कोलाकाई और परी चाकली, ठीक है, परी चाकली मित्रों ये कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग शेयर कर देंगे। यूपी पेट एग्जाम के लिए आपकी रामबाण की सीरीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से 500 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं, तो ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी लोग वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।